हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि सर बोर्ड एग्जाम्स में हमें 95 प्लस चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा है कि सर सबसे मेजर प्रॉब्लम आज तक ये रहा है कि हम लोग जब भी कोई वीडियो देखना शुरू करते हैं हमें लगता है वीडियो कितने पार्ट्स का होगा, कितना सारा वीडियो देखना होगा, कितना सारा नोट्स बनाना होगा और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक सॉलिड सॉल्यूशन है। आप लोग इतना दिमाग लगाओ ही मत। एकदम सिंपल बात है। अभी ऐसा है कि मैंने क्या किया, मैंने एक बवाल चीज आप लोगों के लिए डिजाइन किया है और वो है ढेर सारे बुक्स, है ना। बट इसमें से दो आपके लिए है और वो है क्लास 12 का, एक तो इकोनॉमिक्स और एक है दूसरा बिजनेस स्टडीज। तो मैं आज बात करूंगा थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का और बिजनेस स्टडीज का, और फिर आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं वॉच करना। तो ऐसा है कि हमारे ढेर सारे बुक्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर मैं कोई बुक का नाम नहीं लूंगा, बट इफ यू गो फॉर एनी रेफरेंस बुक, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 पेजेस, 600 पेजेस, एंड इट बिकम्स अ टास्क, अ वेरी बिग टास्क इन ऑर्डर टू रिवाइज एवरीथिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो बच्चों का रहता है कि सर क्या केस स्टडी पढ़े, क्या करे क्या करे क्या करे, मतलब कंसेप्ट तो बहुत पीछे छूट जाता है, प्रैक्टिस क्या करे, एमसीक्यू क्या करे, इतना टेंशन ही नहीं लेना। तो कंसेप्ट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को लेकर एकदम कंसाइज एस बनाया गया है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, हर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लास 11 12 सीए फाउंडेशन तक के लिए, ताकि आप विद इन 100 पेजेस, ये तो 100 पेज की भी किताब नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा है सर, आप गिन सकते हैं, मतलब सेकंड्स लगेंगे आपको ये गिनने में। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 70 पेजेस। आगे पीछे अगर मैं लूं ऐसे तो 35 पेज का होगा ये कंटेंट। सर दिस इज, दैट्स इट, दिस इज योर एंटायर बिजनेस स्टडी सिलेबस, दिस इज योर एंटायर इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यस सर, योर मैक्रो एंड योर आईडी। तो क्लास 12 के जो भी बोर्ड के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, दिस इज इट, लाइक दिस इज इट, दैट्स इट। लेकिन हाँ, ये नोट्स बनाया गया है बहुत शिद्दत के साथ, हर एक टॉपिक के साथ, और ये पूरा का पूरा डिजाइन किया गया आपके सीबीएसई के करिकुलम के हिसाब से। यानी कि आप फर्स्ट पेज में, द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव गिवन इज द सीबीएसई करिकुलम इटसेल्फ, व्हिच मींस ये जो बुक है ये आपके लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट सब टॉपिक्स के हिसाब से बनाया गया है। इसमें कोई पोर्शन छोड़ा नहीं गया है। बहुत ही कलरफुल, बहुत ही स्वादिष्ट बुक है सर। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। एवरीथिंग इज इन कंसाइज एंड दिस इज डेफिनेटली अ बुक यू कैन गो थ्रू द नाइट बिफोर योर एग्जाम। सारे कंसेप्ट इसमें कवर्ड है, कुछ मिसिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आ रहे हैं इसी बुक के रिलेशन में आ रहे हैं, यानी कि ये बुक को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं पूरी डिटेल में। और ये सारी वीडियोस, मतलब अगर आप ये बुक परचेज करते हैं जो भी लिंक दिया हुआ है उससे, और बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पर है, क्योंकि मेहनत बहुत लगा है, कॉस्टिंग भी है, ऐसा बात नहीं है। और तुम लोग नहीं बनाओगे यार पैसे वाले तो कैसे चलेगा। तो whatever। तो अभी ऐसा है कि सर ये हमारा वीडियो है, ये हमारा बुक है, और जितने भी वीडियोस है हमारे इस पर्टिकुलर बुक्स पर ही बेस्ड रहेंगे, कोई और रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ाएंगे। अगर कुछ एक सम्स हुए या कुछ कंसेप्ट हुए, कंसेप्ट तो खैर सब सारे इसमें कवर्ड है, कुछ सम्स हुए, न्यूमेरिकल्स हुए, जो बच्चे आगे पूछते हैं सर ये बुक से ये है, वो हम सॉल्व करते हैं सर, और वो हम उसके लिए दूसरे बुक्स का रेफरेंस लेते हैं। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू यू ऑल्सो। एंड दिस इज द बुक दैट यू विल बी रेफरिंग टू। दिस बुक इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड प्राइस, आई थिंक सो। एंड लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाओ इसको परचेज करो और उसी से पढ़ते रहो, है ना। प्लीज इसका पीडीएफ मत मांगना, बहुत मेहनत और बहुत शिद्दत के साथ बनाया गया ये बुक्स, बहुत टाइम लगा। काफी टाइम से मुझे वेट था ये अनाउंस करने का यूट्यूब पर कि हमारे बुक्स आ चुके हैं। एंड ऑल दीज बुक्स आर अवेलेबल फॉर सेल एंड यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब जाओ, तोड़ दो, एकदम गंद मचा दो, और भैया जितना हो पाए उतना मार्क्स ले आओ। ठीक है, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा हमारे पास क्या है भाई, हम लोग कर रहे थे नेशनल इनकम में, कहाँ तक किए थे हम लोग, बोलो। वैल्यू एडेड मेथड हो गया था, इनकम मेथड भी कर लिए थे। आज कौन सा मेथड शुरू करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बात है, क्या बात है सर। चलिए एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। हाँ, मजा आ जाएगा भाई एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने में। हम लोग ये जानते हैं सर कि इनकम जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम का, वी हैव 3 डिफरेंट मेथड। अच्छा बाय द वे, हम लोग ये बुक का कौन सा पेज नंबर में, 1.7 पे है ना अभी तो, अभी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, अपने लोग एक चीज समझते हैं, हम लोग के पास टोटल कितना मेथड है? 3। बोलो कौन कौन सा? पहला था वैल्यू एडेड मेथड, फिर कौन सा था? इनकम मेथड, और थर्ड वाला क्या पढ़े? एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड तो खैर एक सेपरेट ही मेथड था, उसका फॉर्मूला क्या था? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और फिर उसमें ऐड होता है गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर कुछ है तो। इनकम मेथड में हम लोग क्या सीखे थे? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ही ब्रेकअप से लोग पूरी दुनिया में पैसा कमाते हैं। तो हमारी कंट्री में द इनकम विच हैज कम थ्रू द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसी का ब्रेकअप हम लोग अरेंज किए थे, रीअरेंज किए थे और डेप्थ में पढ़े थे, तो हम लोग को वो मेथड मिल गया। हमारे पास अब है एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट आवर इनकम इज समबडीज एक्सपेंडिचर, राइट। जैसे हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं डेबिट है और क्रेडिट है, उसी तरीके से सर ये इनकम मेथड का उल्टा है। दिस इज द रिवर्स ऑफ इनकम मेथड, आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हो। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड एक्सपेंडिचर मेथड? सर लॉजिक इज प्रीटी सिंपल, दैट एवरी इनकम
एवरी इनकम दैट वी स्टडी इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर फॉर समवन, करेक्ट है? क्या हो रहा है मेरा? एवरी इनकम, फॉर एग्जाम्पल तुमको आज हम 10 रुपया दिया, तो तुम्हारे लिए वो 10 रुपया क्या है? इनकम। लेकिन मेरे लिए वो क्या है? एक्सपेंडिचर। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग ऑल द इनकम्स ऑफ पीपल, जस्ट टू क्रॉस चेक, वी कैन add all the expenses of people. It should somehow back tally with the national income which we get from income method. लेकिन याद रखना है, हम लोग वैल्यू एडेड मेथड जब निकालते थे हम लोग को मिलता था GVA-MP, दैट इज सेम एज GDP-MP। इनकम मेथड में क्या निकलता था? NDP-FC, वेरी गुड। और अभी एक्सपेंडिचर मेथड में वापस हम लोग को फर्स्ट मेथड जैसे क्या मिलेगा? GDP-MP। आइदर वे ये तीनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? NNP-FC, विच इज द नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम अगर क्वेश्चन में मांगा तो NDP-FC। वेरी गुड, सब याद हो गया। चलो आ जाओ एक्सपेंडिचर मेथड में आते। नाउ हाउ डू वी स्टडी एक्सपेंडिचर मेथड? डिड वी स्टडी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? यस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैक्सिमम कितना सेक्टर हो सकता है? मैक्सिमम 4 सेक्टर हो सकता है। 4 सेक्टर का नाम बोलो। हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जगह लिख दे फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर। अब एक बात बताओ, हमारे पूरे इकोनॉमी में जो टोटल खर्चा होगा वो यही 4 मेंबर मिलके करेंगे। तो हाउस होल्ड कुछ खर्चा कर सकता है, फर्म कुछ खर्चा कर सकता है, गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर सकता है और फॉरेन सेक्टर कुछ खर्चा कर सकता है। नॉट टेक्निकली, प्लीज अंडरस्टैंड वेरी आराम से, ठीक है? वेन एवर आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग और वेन एवर यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग बाय सेल्फ स्टडी, ओके, आई बिलीव इन सेल्फ स्टडी, आई एम अ पर्सन हु बिलीव इन सेल्फ स्टडी, बट आई लाइक गाइडेंस। मेरे को इतना पता है कि लाइफ में हमको पहले तो सेल्फ स्टडी नहीं होगा, मेरे को पहले कोई दिशा दिखाएगा फिर पटानी। मतलब पहले हम लोग को दिशा देखना है और उसके बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग इस पर्टिकुलर राह पर खुद से कैसे चल सकते हैं। समझ आ गया? देखो, अपने लोग तुमको ये नहीं बोल सकते ये रट के चले जाओ एग्जाम में आएगा। समझ में आ रहा है? हम तुमको अभी विजन दिखाएगा, तुमको खुद इस पे वॉक करना है। अभी विजन देखते टाइम तुम हाउस होल्ड हम पढ़ा रहे, अभी तुम्हारा ध्यान फॉरेन सेक्टर में रहेगा। या इवन इट हैपेंस व्हेन वी आर रीडिंग, व्हेन आई वाज आल्सो यंगर, दैट यूज्ड टू हैपन टू मी अ लॉट। इट टुक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, हम पढ़ रहे हैं, चिंता हमें गवर्नमेंट की हो रही है। You understand? You are reading something right now, but you are फॉरेन सेक्टर वहीं कैसे हो? तो या तो तुम पहले फॉरेन सेक्टर पढ़ लो, या तो इसका अगर चुल मचा इसको पहले खत्म कर लो फिर आओ ऊपर। लेकिन एक पॉइंट पे एक टाइम को ही हम लोग वरी करेंगे। समझ में आ गया? यही होता है, यही इसीलिए हम लोग पढ़ नहीं पाते। हम लोग इको पढ़ रहे हैं, बीएसटी का टेंशन हो रहा है, बीएसटी पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स का टेंशन हो रहा है, तो ये नहीं कर सकते अपने। समझा? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाउस होल्ड। बाकी का नहीं सोचेंगे, अभी हाउस होल्ड का सोचिए। हाउस होल्ड जो होता है, हाउस होल्ड में कौन होता है? हु इज द मेंबर ऑफ हाउस होल्ड? हु डू वी कॉल हाउस होल्ड? कंज्यूमर्स और पीपल हु प्रोवाइड द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम लोग सभी कोई तो हाउस होल्ड में है। हम लोग कब फर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? कभी कन्वर्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग अलग से एक फर्म क्रिएट कर सकते हैं, उसका ओनर बनेंगे तो हम लोग को 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। 4th, प्रॉफिट। इफ आई बिकम द ओनर, बहुत लोग बोलते हैं सर अगर आप जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं क्या खुद फर्म बन गया? मैं हाउस होल्ड रहा, लेकिन मेरा जो इनकम है दैट इज द 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज प्रॉफिट थ्रू ऑर्गेनाइजेशन और ऑन्टरप्रेन्योरशिप। तो हाउस होल्ड ही रहेंगे सब, सारे इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड ही रहेंगे। तो हाउस होल्ड में आता कौन है? इंडिविजुअल्स। फर्म्स में आता कौन है? बिजनेसेस। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल आज बिजनेस स्टार्ट किया तो इंडिविजुअल को कन्वर्ट करके बिजनेस कर दिए। अरे एक बात को समझो, आज आप एक जॉब कर रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल ही रहोगे ना, और आपका कमाई कैसे हो रहा है? जॉब कर रहे हैं तो सैलरी। लेकिन आप बोले आई विल लीव माई जॉब, स्टार्ट माई ओन बिजनेस, do you switch from being an individual? You will still be an individual. Now the source of income instead of salary will be profit. That is how it works. You will always remain an individual. You can open a business, shut your business down, that does not matter. ये क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल खर्चा कहां करता है? मेरा कमाई क्या होता है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लैंड, लेबर। 4 फैक्टर्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है? 4 तरीका क्या है कमाने का? बोलो। अपने पास पहला क्या आएगा? सैलरी एंड वेजेस। अरे भाई इनकम मेथड। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो भाई ये सारा का सारा देखो, ये तो एक अलग बात होगी, ठीक है, बहुत टाइम लगा दिया तुम। इंडिविजुअल है, ठीक है, तो टॉपिक ही छूट जाता है, जल्दी जल्दी बोलेगा। इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल कमाता कैसे है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। खर्चा कैसे करता है इंडिविजुअल? हम लोग कैसे खर्चा करेंगे लैंड, लेबर और पागल है क्या?
प्रोडक्ट्स पे। अरे भाई तुम ही खुद ही बोला हाउस होल्ड कौन होता है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूम करेगा तो किस चीज में खर्चा होगा? गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग अपना पूरा जिंदगी किस पे खर्चा करते हैं? गुड्स एंड सर्विस। और क्या खर्चा करते हैं हम लोग? आई डोंट थिंक वी एवर स्पेंड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस। हाँ, कभी दोस्त को कुछ पैसा हेल्प कर दिया, लेकिन वो भी तो वापस चाहिए ना। तो अल्टीमेटली हम लोग खर्चा कहां कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। टेंशन होता है, क्या टेंशन हो रहा है? और गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड करने का टेंशन हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? बाइक है तो हम लोग को गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो हम लोग को जहाज चाहिए, यही चलता रहता है। जहाज है तो भाई पूरा सिटी चाहिए, किसी किसी को आइलैंड चाहिए अपना। तो सर हम लोग को टेंशन किस चीज का है? और अमीरी का, तो जिससे हम और गुड्स एंड सर्विसेज हम अफोर्ड कर पाए। हॉस्पिटल जाएगा तो 5 स्टार जाएगा, खाना खाएगा तो 5 स्टार खाएगा, ये होता है। फिर एक टाइम पे बोलेगा अपना ही 5 स्टार खोल लेते हैं। ऐसे ही दुनिया आगे बढ़ती है, ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। बट पॉइंट इज, इंडिविजुअल खर्चा कहां करेगा? ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसको हम लोग, जो गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा करता है, उसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? पीएफसीई। बोले तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो क्या बोलेंगे? देखो मैं समझा रहा हूं डिटेल में। हाउस होल्ड जब खर्चा करेगा वो अपने लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में रियल फ्लो जब पढ़े थे तब भी बताए थे, राइट? तो वहां पर जब वो खर्चा करता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो सीई तो पता ही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन उसके आगे क्या लगाया मैंने? 2 वर्ड, प्राइवेट फाइनल। प्राइवेट बोलने से गवर्नमेंट गायब, और फाइनल बोलने से इंटरमीडिएट गुड्स गायब। मतलब मैं जो कर रहा हूं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए कर रहा हूं। एक रेस्टोरेंट का ओनर अगर अपने रेस्टोरेंट के लिए चावल दाल खरीद रहा है, जो वो बना के बेचेगा, क्या वो यहां आएगा? नहीं आएगा। वो किस में जाएगा? फर्म में जाएगा। समझ आ गया? तो सर हमारे पास पीएफसी क्लियर है। तो एक एक्सपेंडिचर मिल गया इकोनॉमी का। किसका एक्सपेंडिचर है ये? कौन सा सेक्टर का है? हाउस होल्ड। और एक्सपेंडिचर का नाम क्या है? पीएफसी। पीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? परफेक्ट। तो अब आते हैं हम लोग फर्म पे। सही है? तो हाउस होल्ड तो वही खरीदेगा जो फर्म बनाएगा। तो फर्म कहां खर्चा करता है? फर्म का तो मेजर खर्चा यही होता है, ये प्रोडक्ट बनाने में। आज मेरा खर्चा क्या है जिंदगी में? मेरा खर्चा तो सर, आपका तो खर्चा सर ये अभी बोला पीएफसी, अरे वो तो है। लेकिन बिजनेस जब मैं कर रहा हूं तो बिजनेस के क्या खर्चे हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यही 4 खर्चे हैं। तो सर यहां पर मैं बोल सकता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलावा और कुछ खर्चा होता है क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा और क्या हो सकता है? कुछ है? कुछ भी नहीं? आराम से सोचो। देखो सोचो मेरे खर्चे क्या क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट है, करेक्ट है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो पेमेंट्स होता है, ये सारा चीज जो हमारे खर्चे होते हैं, इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो हम लोग इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक वो खर्चे जो वर्किंग कैपिटल हो, और एक वो खर्चे जो फिक्स्ड कैपिटल हो। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उसको हम लोग पता है क्या नाम देते हैं? बोलो बोलो, ट्राई करो। फिक्स्ड कैपिटल में क्या सब हेडिंग आएगा यहां पर? हम लोग पढ़े हैं ये, मैं दिखा दूं नोट्स में हम लोग पढ़े थे, बताओ। ये रहा, ये देखो यहां पर मिलेगा तुमको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहां गया? Hang on। भाई ये मेरे को लग रहा है अपग्रेड करना पड़ेगा, पता है। बहुत दिन से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ये। कल भी कर रहा था ना, कल अटक रहा था कैश फ्लो में, आज भी, आज इको में भी किया है, 11 में प्रॉब्लम। खर्चा दिखता है ना जब जिंदगी में। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकल जाता है यार इंसान का। क्या खुल गया ये आराम से? देखो 11 का नोट्स खुल गया, देखा? यही है ना अपना? हाँ, यही है। चलो आते हैं यहां पर। आप देखेंगे, नहीं नहीं मैंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाया था, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा चीज बनवाया था। ये देखो, याद है ये क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक फर्म देखो क्या करता है, ये मैंने आपको बोला था, दिस इज व्हाट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो कोई भी एक फर्म होगा, उसका खर्चा क्या होता है? सर वो अपने फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी करता है। तो अपना स्टॉक के लिए भी पैसा लगाता है। तो इंस्टेड ऑफ बार बार राइटिंग 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which we have already studied in income method, why can't we simply write that there is going to be fixed capital expenditure and working capital expenditure? फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग क्या नाम देंगे? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो वर्किंग कैपिटल है वो किस में लगता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेनली क्या बना के देगा? स्टॉक। और क्या ही है खर्चा? तो ये सारा खर्चा क्यों करते हैं? स्टॉक बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए। और बाकी कुछ अगर मोटा खर्चा हो गया तो वो किस में जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें डेप्रिसिएशन, ये बाद का चीज है। लेकिन आपको आइडिया लग गया? तो यहां पर हम लोग के पास वर्ड क्या है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, और एक है इंक्रीज इन स्टॉक। तो सर यहां मैं क्या लिखूं, यहां मैं क्या लिखूं, यहां मैं क्या लिखूं? कहां गया कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया, ये रहा। तो क्वेश्चन आता है सर यहां मैं क्या लिखूं?
व्हेन वी टॉक अबाउट अ फर्म, हमारा जो फैक्टर पेमेंट्स इसको मैं हटाता हूं, दो मेजर खर्चा है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो सर इसको क्लासिफाई कैसे करूं मैं? तो इसके ऊपर हम लोग एक हेडिंग देते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो ये हेडिंग हो गया। अब इसके अंडर में क्या आता है? GFCE CIS। CIS का मतलब चेंज इन स्टॉक, GFC का मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर क्या लिखा है? फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझा? ग्रॉस माने डेप्रिसिएशन नहीं हटाया है, और CIS का मतलब चेंज इन स्टॉक। तो एक फर्म यही दो चीज में खर्चा करेगा ना। अब बोलो ये क्या है मेरा? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है मेरा? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी क्लियर हो गया? तो हम लोग का इंडिविजुअल, हम लोग कहां खर्चा करते थे? PFC। बोलो कहां? PFC। PFC का फुल फॉर्म? और एक फर्म कहां खर्चा करेगा? TF। TF, GDCF। G का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक, क्यों ऐसा नाम दिया सर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल? ग्रॉस मतलब उसमें अभी डिप्रिसिएशन नहीं हटाए हैं। कैपिटल, डोमेस्टिक का मतलब कहां? हमारे देश में, हमारी कंपनियां कितना पैसा लगा रही हैं। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम लोग का कंट्री में हमारे बिजनेसेस कितना कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। तो वो कैपिटल जो जनरेट कर रहे हैं, दो टाइप का कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का नाम क्या दे दिया हम लोग? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वर्किंग कैपिटल का नाम क्या दे दिए? चेंज इन स्टॉक। बरोबर है? तो अब हम लोग को दो सेग्रीगेशन मिला। एग्जाम में अगर हम लोग को दो आइटम दे दिया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर और CIS, तो उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग को मिलेगा GDCF। अगर मेरे को एग्जाम में CIS दे दिया और ये भी दे दिया, तो मैं किसको लूंगा? इसको लूंगा, इसको मैं इग्नोर कर दूंगा, नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या हमारे पास है? सेक्टर। देखो अभी दो सेक्टर कवर हो गया। बोल तो प्राइवेट वाले का खर्चा का नाम, ये फर्म का खर्चा का नाम GDCF, याद रखना है, ठीक है? फिर से हम लोग रट के जाएंगे आज। अच्छा गवर्नमेंट का बताओ, गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, गवर्नमेंट कहां खर्चा करता है ये बताओ। करेक्ट है, हम लोग का सिलेबस में 2 सेक्टर मॉडल है, वो तो सर्कुलर फ्लो में हम लोग को बोला 2 सेक्टर मॉडल है, वरना हम लोग तो बातें तो 4 सेक्टर की करते हैं हमेशा। आज अगर मैं मनी एंड बैंकिंग तुम्हें पढ़ाऊंगा, बैंकिंग में तो हमेशा 4 सेक्टर घुस जाता है बार बार, समझे आप? बाद में वो कहीं ना कहीं तो 4 सेक्टर का बात करता ही रहता है। हम लोग ADAS जब पढ़े, उसमें तो C+I+G+X-M भी हमारे सिलेबस में, समझ आया? फिर बोलता है C+I का हम लोग का इक्विलिब्रियम है, लेकिन पूरा फॉर्मूला तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो सर वो बोलने की बातें हैं, ज्ञान तो पूरा ही लेना है, ठीक है? दे आर टेलिंग यू द डायग्राम विल बी ऑफ 2 सेक्टर, ज्ञान तो पूरा 4 सेक्टर का लेना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। गवर्नमेंट, बोलो क्या करना है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कहां खर्चा करता है ये बताओ। हम लोग कौन से मेथड में? एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो H का हो गया, F का हो गया, कंसंट्रेट कर। अब गवर्नमेंट कहां खर्चा करेगा? क्या चीज पे खर्चा करेगा? डेवलपमेंट पे खर्चा करेगा, ठीक है? और बताओ, थोड़ा उसको डेवलप करो इस लॉजिक को। डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, रोड बनाएगा, लाइट्स लगाएगा, ठीक है? और क्या खर्चा करेगा गवर्नमेंट? सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा, और कुछ? स्कीम्स प्रोवाइड करेगा, मतलब पैसा देगा बेसिकली। और गवर्नमेंट स्पेंड करता है, गवर्नमेंट स्पेंड कहां करता है? सब्सिडी इज नॉट एक्चुअली स्पेंडिंग, बट ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलर बेसिस पे स्पेंड कहां करता है? गवर्नमेंट में भी लोग काम करते हैं, उनको पैसा मिलेगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी गेट पेड, राइट? अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट भी पेंट लगाता है, पेंट, रस्तों में पेंट होता है, रोड्स में पेंट है, बिल्डिंग्स में पेंट है, गवर्नमेंट को भी ट्यूबलाइट लगता है, गवर्नमेंट को भी AC लगता है, गवर्नमेंट को भी फ्रिज लगता है, गवर्नमेंट को भी सारी चीजें लगती हैं जो एक कंज्यूमर को लगता है, करेक्ट है? तो हम लोग क्यों ना PFC का ही एक ऑल्टर वर्जन लिख दें, जिसका हम नाम दे दें GF, खत्म। मतलब जो खर्चे प्राइवेट के होते हैं वही खर्चे गवर्नमेंट के भी सिमिलर होते हैं, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा आ जाएगा। बोलो बरोबर? नेक्स्ट आगे बढ़े। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। अब बताओ, हाउस होल्ड खर्चा किया अपने देश में, ये फर्म खर्चा किया अपने देश में, गवर्नमेंट खर्चा किया अपने देश में, फॉरेन सेक्टर कब खर्चा करेगा? हमारे अपने देश में। फॉरेन सेक्टर कौन है? हम लोग फॉरेन सेक्टर है क्या? हमको छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही फॉरेन सेक्टर है। वो हम पे खर्चा कब करता है? इंपोर्ट करते टाइम या एक्सपोर्ट करते टाइम? सोच के बोलना। When do they spend on us? When would an American spend in India? क्या चीज? एक्सपोर्ट करते समय। किसको एक्सपोर्ट करने बोल रहे हो? करेक्ट है। सो इंडिया अगर एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन का इनकम इंडिया में आएगा, बरोबर है? तो अभी यहां पर देखना है फॉरेन सेक्टर जो हमारे पास है, तो हम लोग यहां पर कैसे लिखेंगे बताइए? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस?
इंटर द काउंटिंग क्या आएगा? एक्सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्सपोर्ट। लेकिन बाहर भी पैसा फ्लो होता है हमारा, तो हम लोग इसको नेट ऑफ इंपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लिखेंगे तो ये पता चल जाएगा फॉरेन सेक्टर वाले लोग इंडिया में कितना पैसा कंट्रीब्यूट किए या खर्चा किए। आई एम नॉट सेइंग दैट आई हैव टू, वी आर चेकिंग हाउ मच मनी पीपल आर स्पेंडिंग इन इंडिया, we are not checking how much India is spending. There's a difference. We are checking how much people are spending on goods and services which are produced in India. So how would a foreign sector contribute to Indian economy? When we export the goods, then they buy our goods, and that would be export for us, import for them. Export is more important, but we also import. तो हम लोग डायरेक्टली उसका नेट कर दिए x माइनस एम, तो इसको हम लोग क्या नाम दिए? नेट एक्सपोर्ट्स। चलेगा? तो अब टोटल फॉर्मूला क्या बन रहा है? पीएफसी, जीडीसीएफ, जीएफसीएफ, एक्स माइनस एम, बरोबर है? चलो यहां पर हम लोग उसका सेग्रीगेशन देख लेते हैं। अब आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। देखो जीडीपीएमपी लिखा है, पहला क्या लिखा हुआ है? पीएफसी। पीएफसी का फुल फॉर्म डिस्कस्ड है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें दो सेग्रीगेशन दिया, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग और एक लिख दिया है पीएफसी बाय एनपीओ। तो ये एक अजीब सा चीज लिखा था, एनजीओ या एनपीओ, नॉन प्रॉफिट वाले लोग जब खर्चा करते हैं वो भी कंजम्पशन माना जाता है। कभी कभी कोई कोई सम में लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसका एक सेपरेट हेडिंग बना दिया, क्योंकि वो हाउस होल्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन उन बेचारों को और कहां डाल सकते? एनपीओ क्या बिजनेस है? तो एनपीओ या एनजीओ का जो खर्चा होगा वो भी फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। तो इट हैज बीन पुट अंडर पीएफसी। क्लियर हो गया? एंड जीएफसी में क्या सेग्रीगेशन देख लो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करता है, ठीक है? ये बस ऐसे ही इलेबोरेट किया हुआ है, लगेगा तो यूज करेंगे, नहीं लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे ही दिया हुआ रहेगा जीएफसी, ठीक है? एग्जाम में आपको जीएफसी दे देगा, फिर भी लिख दिया मैंने। तो जीएफसी में क्या क्या दिख रहा है? पहला देखो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है अगर वो कुछ प्रोड्यूस करता है। फिर क्या लिखा हुआ है? सीओई पेड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सीओई का मतलब कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड, मतलब फॉर एम्बसीज एंड कॉन्सुलेट्स लोकेटेड अब्रॉड। हमारे बंदे वहां शॉपिंग कर रहे हैं, तो हम लोग यहां से बिल भर रहे हैं। अब हमने उनको भेजा तो वो तो खाएंगे ना वहां पे, तो वो भी यहां पर एक्सपेंडिचर में आ गया हमारा, क्योंकि हमारा पैसा आउटफ्लो हो रहा है। नेक्स्ट, माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। समझ आ गया? ये एक्सपेंडिचर है। नहीं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंपोर्ट, इट इज नॉट इंपोर्ट, इट इज जस्ट नॉर्मल एक्सपेंडिचर। समझा? एंड डोंट यू थिंक इंपोर्ट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर? बट आप बोलेंगे वो एक्सपेंडिचर हमारा हो रहा है, हमें देखना है उनका एक्सपेंडिचर हम पे कितना हो रहा है, इसीलिए ऐड किया हुआ है। हमारा एक्सपेंडिचर तो माइनस किया हुआ है, वी हैव डन माइनस एम। माइनस एम मतलब वो तो सर हमारा खर्चा, हमारा एक्सपेंडिचर तो देखना ही नहीं है, हमें ये देखना है लोग हम पे कितना खर्चा कर रहे हैं। समझ आया? ये तो लोगों का खर्चा नहीं है, ये तो हमारा अपना खर्चा है, हमने ऐड किया। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? माइनस सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय जनरल गवर्नमेंट। एकदम शांति, आगे बढ़े। ये मैंने ऐसी फॉर्मूला दे दिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है? नेक्स्ट लिखा हुआ है जीडीसीएफ, फुल फॉर्म मालूम है अब? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें अब हमारे पास दो पॉइंट मैंने बोल दिया, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन। अब देखो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में भी सेग्रीगेशन था, तो मैंने ये लिख दिया। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे करता है एक फर्म? अरे बड़ी बड़ी चीजें लेगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। देखो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टीवी फ्रिज मशीन कार एग्जांपल दिया हुआ है। और सर उसके नीचे लिखा हुआ है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अगर एक बिजनेस फर्म है और वो मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करता है, बिल्डिंग्स बनाता है, रोड्स बनाता है, फ्लाईओवर्स बनाता अपने पर्पस के लिए, विच इज वेरी रिच, बट जमशेदपुर में टाटा हैज डन इट, रिलायंस हैज डन इट, राइट? पावर ग्रिड बनाया अपने लिए। सर ये सारा चीज होता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सर ये तो इंटरनेट में भी होता है, आपको अपनी कंपनी का कम्युनिकेशन के लिए बहुत तगड़ा इंटरनेट चाहिए, तो आपने एक लाइन खरीदा इंटरनेट का, मान लो 500 जीबीपीएस, वेरी एक्सपेंसिव आपको, लेकिन रिक्वायरमेंट 500 जीबीपीएस का नहीं, तो आपने डिसाइड किया अपने लोग 250 जीबीपीएस यूज करेंगे, 250 बेच देंगे, तो लोगों से इतना पैसा आ जाएगा कि हमारा इंटरनेट फ्री। तो ये करता है रिलायंस। रिलायंस बोलता है बेटा पावर कितना चाहिए हमारी फैक्ट्रीज में? बहुत ज्यादा। बोला तो दूसरा से मत खरीद, अपना यूनिट बैठा ले, और अब उल्टा अपना यूनिट सबको बेचो, अपना तो कम से कम फ्री हो जाएगा। इस ऐसे कॉन्ग्लोमरेट बनता है। समझ में आ गया? अमूल है तो वो थोड़ी ना मिल्क खरीदता होगा अपना चॉकलेट के लिए किसी से, उसके पास तो अपन खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है ना, अपना अपना डेयरी आइसक्रीम बना रहा है, वो थोड़ी जाएगा किसी के पास क्रीम लेने, वो अमूल का अपना क्रीम आता है। तो पॉइंट है कि जितना माल फ्री में बन जाए उतना अच्छा है, एकदम खत्म बात है ये। समझा?
तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये बस ऐसे ही देखो ऊपर ऊपर से लिख दिया, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट का कुछ खास हेडिंग भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक कैसे मैं बोलूँ अब, गवर्नमेंट बीच बीच में कुछ कैंप सेटअप कर देता है रेफ्यूजीज के लिए, या फिर कुछ कुछ जगह सॉर्ट कर देता है, स्टेडियम बना देता है। ये सारा चीज ऐसे तो देखो रेसिडेंशियल में नहीं जाएगा, बिजनेस में भी नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट का खर्चा ही है, समझ रहे हैं? लेकिन सोचो एक प्राइवेट स्टेडियम बना दिया, इस तरीके का चीज जो है वो काइंड ऑफ इसमें जाता है, इसमें भी जा सकता है। तो अगर कोई एक ऐसा आइटम तुमको मिल गया कि ये और ये में फिट नहीं हो रहा, तो वो चला जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, आइदर वे छोड़ना कोई आइटम नहीं है, और तीनों में ग्रॉस वर्ड लगा हुआ है, मतलब तीनों में अभी भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट लिखा हुआ चेंज इन स्टॉक, ये तो पता ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और उसके बाद वो गायब हो गया। अच्छा, और लास्ट में लिखा है एक्स माइनस एम, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। बोलो क्लियर है? एक बार लर्न कर लेते हैं, आ जाओ। जीडीपी एमपी मिलेगा ना, कौन सा मेथड है ये एक्सपेंडिचर में? ऊपर ऊपर से बस फॉर्मूला बोलो। जी डी प्लस, ठीक है। तो जीडीसीएफ में आप अटक रहे हैं, तो कम से कम घर जाके 50 बार या रास्ते में ऐसे वॉक करते करते 50 बार जीडीसीएफ 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 जीडीसीएफ, ठीक है, 50 बार बोलने से काम हो जाता है, ठीक है। हो गया क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला मिल गया हमें, करके देखे। अब तो हम लोग को सीधा सम्स पे उतरना है, आइए सर सम्स बनाना शुरू करते हैं। रेफर टू संदीप गर्ग। एक्सपेंडिचर मेथड में आना है ना, तो भाई स्टार्ट करिए एग्जाम्पल नंबर 28 के साथ। नॉट दैट टफ, रिक्वायर्स थोड़ा ब्रेन कैपेसिटी। स्टार्ट। एग्जाम्पल 28, या थोड़ा टाइम।
2010 GNPFC। गलत। क्या निकालना है हम लोग को? GNPFC। शुरू करें? इसे तो हरकत कर रहे हैं ना। निकालना क्या GNPFC? ये आइटम्स देख के क्या लग रहा है कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपने लोग शुरू करेंगे GDP-MP से। फॉर्मूला पता है हम लोग को, स्टिक टू द फॉर्मूला PFC, PFC, GDCF, X माइनस M। PFC प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 1500। GFCF गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है 200। GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन यहां क्या दिया हुआ है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। So they have given NDFC. We want what is the segregation of this GDCF का? GDFC plus change in stock. तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हम लोग कैसे लिखते हैं GDCF का सेग्रीगेशन को? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस CIS। हम लोग को क्या दिया हुआ है? नेट। इसका नेट दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसका नेट में दिया हुआ है कितना? देख लो देख लो, 350। इसका नेट फिगर दिया हुआ है 350। ग्रॉस चाहिए ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। ये होगा कैसे नहीं होगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 50। यार टोटल कितना हो गया? 400। ये भूल गया तुम। और CIS भी चाहिए, CIS दिया हुआ है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लेते हैं, 100 माइनस 60 तो कितना आएगा? 40। ये हो गया प्लस 40, तो कितना आ रहा है? 440। तो यहाँ पर GDCF हो गया 440 और X माइनस M कर सकते हैं। X माइनस M नेट एक्सपोर्ट चाहिए -10 प्लस -10 नेगेटिव फिगर है, कोई बात नहीं। आते करते 1700 प्लस 440 -10 2130। लेकिन ये क्या आया? GDP-MP। और हम लोग को क्या चाहिए? GNP-FC। तो GNP-FC निकालना है, तो GDP-MP से कन्वर्ट करेंगे तो जी तो जी रह रहा है, डी से एन में जाना है। डी से एन में जा, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, और MP से FC में जाना है तो -NIT। तो GDP-MP 2130 आ चुका है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है -30 नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -30 माइनस करना है NIT NIT दिया हुआ है। NIT दिया हुआ है पहले से 40, माइनस करेंगे 40 तो कितना आ जाएगा? -72 माइनस 70 2060। आंसर चेक कर लेते हैं। 2060 था आंसर। इज 20 कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा 2060। क्या किया तुम? इतना देरी दिए तुमको हम हैं। चलो मिक्स्ड मेथड है ये, स्टार्ट करें? ये किया हुआ है क्या हम लोग का? नहीं किया हुआ है। लेट्स डू दिस। स्टार्ट करिए। इसमें दोनों मेथड लगाएंगे, ठीक है? आइए, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से करेंगे इसको। स्टार्ट। लेट्स डू दिस। हरी अप। टाइम लीजिए 10 मिनट, स्टैंडर्ड टाइम है 8 मिनट।
चलो भाइयों बहनों, 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, देखते हैं। FIA में झोल किया होगा और क्या। चलो देखते हैं। बढ़िया मजा आएगा ये सब में। पहले तो देखते हैं दोनों मेथड से राइट आंसर आया है सबका, कि सभी का गलत आ गया एकदम हर तरीके से। आइए, नेशनल इनकम सबसे पहले, तो नेशनल इनकम का आंसर इज 480। इनकम मेथड से आ गया, एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं आया, क्यों ऐसा लैग हो रहा है बता दो। 470 आया तो आई एम श्योर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बाकी तो सम बन रहा है। आइए मैं खाली एक्सपेंडिचर मेथड बना दूं पहले। चलो मैं एक्सपेंडिचर मेथड बना रहा हूँ। क्या क्या चाहिए अपने लोग को। GDPMP इज इक्वल टू, बोलो बोलो, PFC, PCF प्लस एक्स माइनस, लड़खड़ा कहे जाते हो भी, PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ गया, दिख रहा है क्या। ये रहा। प्राइवेट तो मिल गया 350, गवर्नमेंट लिख गया 100, तो यहाँ पे कर लेते 350 प्लस 100। GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक। अब देखो यहाँ फिक्स्ड कैपिटल फिर से दे दिया, इसके साथ चेंज इन स्टॉक भी चाहिए, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होगा। 25 माइनस 15 कितना आ गया, 10। और 70 को क्या करना होगा, ऐड। तो GDF, देखो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल है ना, ये मैंने बोला था फिक्स्ड है वर्किंग है, दो अलग है, तो यहाँ पर हमारे 60। ये देखो तो कितना बैठ रहा है ये, 70 प्लस 10 प्लस GDCF, ये तो GDCF ही था सॉरी, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट मिला 10, इंपोर्ट मिला 20, तो -10 हो गया ना, -10 ब्रैकेट में लिख देंगे हमेशा, माइनस पर कम होगा। 450 10 80, 350 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 10 माइनस 10 कितना आ रहा है, 520। ये क्या आया लेकिन, GDPMP, और मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो NNPFC चाहिए। कितना आएगा, GDPMP कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, डी से एन में गए, अब डी से एन में जाना है, प्लस NFIA और माइनस NIT। 520 माइनस डेप्रिसिएशन, देखते हैं डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कहाँ गया फिक्स्ड कैपिटल, ये रहा 10, तो -10। NFIA दिया हुआ है, ये रहा -5, तो प्लस ब्रैकेट में -5, और माइनस NIT ये रहा 25, -25 कितना आ गया, 510 -5 प्लस सॉरी माइनस 400 एंड क्या किया वो क्लोजिंग स्टॉक वाला, क्या झोल क्या किया तुम उसमें, दिया ही नहीं। तुम ये फिक्स्ड कैपिटल वर्ड को मिक्स कर दे रहे हो, समझे। और एक सम कर लें, अभी तक देखो, अभी तक क्या हो रहा है ना, मतलब जब तक ऐसा ना लगे कि खुद से आ गया आंसर, छोड़ेंगे नहीं, स्टार्ट करो। लेकिन इसमें आई जस्ट वांट एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, प्लीज इग्नोर द इनकम मेथड। आइए, ठीक है, खाली एक्सपेंडिचर मेथड, ये लो, बाय एक्सपेंडिचर, हो जाएगा।
670 आया, करेक्ट है। फाइनली फाइनली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक, एक सम में तो कॉन्फिडेंस ऐसे लेके भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बट ठीक है। हट अभी रुक, थोड़ा और कंसेप्ट बताते हैं फिर और सम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये मालूम है आप लोग को, तो कंसेप्ट नंबर 1.24 पे आइए, कन्वर्टिंग एनीथिंग टू नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, मालूम है? तो नेशनल इनकम का मतलब क्या, एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक का मतलब क्या, एनडीपीएफसी। तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो चार्ट को रेफर करेंगे, कौन सा चार्ट को, ये वाला चार्ट को रेफर करेंगे, किसी भी चीज को किसी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so here I have given you a list of things which are included or which are sometimes excluded. तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज दिया हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स इन एनआई, यहाँ पे लिखा आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एडेड इन एनआई, ठीक है। मेरे को लग रहा है यहाँ पर सेम चीज रिपीट हो गया है ना, यहाँ एक्सक्लूडेड आना चाहिए था, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, एक्सक्लूडेड हम लोग बता देंगे बाद में। तो ये वाला जो है, ये पोर्शन को आप काट सकते हैं, ये 2 बार रिपीट हो गया गलती से, ठीक है, इसको आप हटा दो, ये पोर्शन हमारे काम का नहीं है। बस ये जो इंक्लूडेड है बस ये पढ़ना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैं चाहता हूं देखो एग्जाम में अलग से नहीं आएगा, बट समटाइम्स टू कंफ्यूज यू इट इज रिटन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहले आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और एडेड इन एनआई, ठीक है, ध्यान से रखना कि कुछ कुछ चीज है जिसको ऐड करना है, कुछ कुछ चीज है जिसको ऐड नहीं करना है, तो मैं बताते चलूंगा, अगर कुछ लिखने का मन हुआ साइड में वी विल नोट। पहला लिखा हुआ है ब्रोकर्स कमीशन, पहले भी बोल दिया ब्रोकर किसी भी चीज का हो सकता है, ब्रोकर तो घर बेचने का भी होता है, ब्रोकर तो शेयर मार्केट का भी होता है, ब्रोकर तो सर शादियों का भी होता है, तो टेक्निकली सारे के सारे जो भी ब्रोकर्स होते हैं उनका जो भी काम होता है उसको प्रोडक्टिव माना जाता है। सो ब्रोकर का कमीशन को हम लोग किसमें लेते हैं, नेशनल इनकम में। लेकिन ब्रोकर जो काम करता है उसको हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड प्रोडक्टिव। The property which is getting sold again is not considered productive, or any property which is getting sold is considered not productive. Very weird. सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर ब्रोकर अगर सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है या शेयर्स और सिक्योरिटी में डील कर रहा है, तब उसको हम लोग नेशनल इनकम में, देखो ब्रोकर का कमीशन हर केस में लेंगे, नया गुड्स में, पुराना गुड्स में, सेकेंड हैंड गुड्स, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स और शेयर्स और सिक्योरिटीज का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। Hyundai ने, होंडा ने, मारुति ने आपको गाड़ी बेचा, ये नेशनल इनकम में आएगा। आपने अपना गाड़ी सेकेंड हैंड किसी और को बेचा थ्रू अ ब्रोकर, एंड ब्रोकर ने 5000 कमाया, तो ब्रोकर का 5000 विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम, बट आपका गाड़ी का प्राइस अगेन विल नॉट बी काउंटेड बिकॉज इट हैज वंस बीन काउंटेड। हाँ, डबल काउंटिंग हो जाएगा, करेक्ट है। शेयर सिक्योरिटीज ना प्राइमरी मार्केट ना सेकेंडरी मार्केट कभी नहीं आता, लेकिन ब्रोकर का हमेशा कमीशन आता, भले ही वो शेयर 200 बार हैंड्स एक्सचेंज कर लिया, 200 बार कमीशन कमाएगा वो आदमी, लेकिन एक बार भी वो शेयर का वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आए। क्लियर है? इंप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लाइड कॉस्ट ये नेशनल इनकम में आता है अगर आप किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हो। अगर एक शेयर में प्रॉफिट हो गया वो भी नहीं आता, प्रोडक्टिव नहीं माना जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है कंपनी के हैंड्स में। अरे बाबा, वो इनकम किसका हो रहा है, कंपनी का नहीं, कंपनी ऑलरेडी उस पर एक बार नेशनल इनकम काउंटिंग दिखा चुका है, क्योंकि कंपनी तो इनकम मेथड के हिसाब से कंपनी ने वो डिविडेंड वाला हेडिंग में वो दिखा दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड चाहे अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो इंडिविजुअल को वापस दिखाने का जरूरत। और अगर वहां काउंटिंग नहीं हुआ है तो आप ये वाला मेथड में मिक्स्ड इनकम ले सकते। समझ आ गया? चलो, आइदर वे एक जगह आएगा, हाँ, दो जगह नहीं आएगा। नेक्स्ट आता हूं मैं। अच्छा, इम्प्लिसिट या इंप्लाइड कॉस्ट मतलब इफ यू ओन समथिंग, इफ यू ओन अ फैक्टर, फॉर एग्जांपल इट इज योर पप्पाज लैंड where you have set up the factory, so no rent, but you have to calculate that. So how will you calculate? Using opportunity cost. This was studied in class 11, okay, microeconomics. Next आया हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा तो हम लोग उसको लेंगे नेशनल इनकम में, ठीक है। ये क्योंकि सर बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ये इंक्लूड हो रहा है, ज्यादा इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ बोनस मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय वाला बोनस, नॉट बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स तो खैर कोई वैल्यू ही नहीं लगता क्योंकि उसमें कैश आता ही नहीं है। प्रॉफिट अर्न्ड बाय इंडियन कंपनी फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस, ये भी इंडिया का ही इनकम है। फ्री सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट फ्री में खाना बांटता है, तो ये भी एक टाइप का इंप्लाइड है कि भाई लोग जो खाना खा रहे फ्री में, जो सर्विस मिल रहा है फ्री में, उसका कुछ तो कॉस्ट है, वो इम्प्यूटेड कॉस्ट, मतलब ये लॉजिक इनडायरेक्टली रिलेट्स टू सेकंड पॉइंट, वो लेना पड़ेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है इंडिया एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फॉरेन टूरिस्ट, कोई भी फॉरेनर अगर घूमने आता है तो वो जो स्पेंड करता है हमारे यहाँ, वो हमारे लिए एक्स माइनस एम वाले मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में। तो
These are just extra things which were given, so I told you, but nothing of such importance. ये बार बार 2 बार आ गया है, इसको मैंने काट दिया. चलिए, रियल और नॉमिनल जीडीपी, ठीक है. मैं आज के लिए ये लास्ट कंसेप्ट रखता हूं, लेकिन इसके बाद हम लोग सम करेंगे, ठीक है. तो जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, मैं सीधा बता दूं आपको. हमारे देश का जीडीपी, लेट्स से, मैं आगे रुपीज या करोड़ या कुछ नहीं लगा रहा, लेट्स से लास्ट ईयर 1500 था. इस ईयर आपने बोल दिया सर इस ईयर 1650 है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं, वाओ देयर इज अ 10% जीडीपी इंप्रूवमेंट, अमेजिंग. बट ऐसा पता चला सर जितना यूनिट्स पिछले बार प्रोड्यूस हुआ था ना, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इस साल भी प्रोड्यूस हुआ है, बट द प्राइस हैज गॉन अप ड्यू टू इन्फ्लेशन, एंड द इन्फ्लेशन वाज लेट्स से 10%. दैट इज वाई हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हमारा देश का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो बढ़ा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ. बात को समझा? कमाई बढ़ रही है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो हाउ इज इट तरक्की? समझ आ गया? मैंने नेक्स्ट ईयर फीस इंक्रीज कर दिया 5%, खर्चे इंक्रीज हो गए 5%, क्या फर्क पड़ा? नेट इनकम तो सेम ही आ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? कमाई कितना, अब मैंने लोगों को बोल दिया हेलो हेलो बच्चों सुनो, 50 रुपया नहीं, 5% से भी ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपेंस था 50 और मैंने बच्चों से लिया कितना, 105. ठीक है, अब मेरा एक्सपेंस हो गया 55 और मैंने बच्चों से ले लिया 110. तो बच्चे बोले फीस बढ़ गया, सर की कमाई बढ़ गई. समझा? लेकिन वो ये नहीं देखा कि एक्सपेंस भी 5 रुपया बढ़ गया, जितना 5 रुपया फीस बढ़ाया गया. समझ आ गया? तो ये एक्चुअल में कहां फीस बढ़ा? फीस तब बढ़ता जब मेरा इनकम बढ़ता, इनकम तो सेम रह गया. हाँ, अगर मैं इसको 150 कर दूं तब मेरे को समझ में आ रहा है सर कि हाँ आपने इन्फ्लेशन से भी ज्यादा कमाया. अब समझ में आ रहा है? तो सर ये इन्फ्लेशन की वजह से अगर ऊपर जा रहा है तो सर दिस इज नॉट तरक्की. तो हम लोग को पता कैसे चलेगा सर? पता कैसे चलेगा हम लोग को? तो बड़ा सिंपल है, हम लोग को इसमें इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हटाना पड़ेगा. तो व्हाट वी सी इन रुपीज इज कॉल्ड नॉमिनल. किसी भी चीज, जैसे शेयर प्राइस भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल मतलब इन रुपीज, एक्सप्रेस्ड इन रुपीज, बट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटी इट इज नोन एज रियल. रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो. द नॉमिनल फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो रेफर्स टू द रुपीज वाला पार्ट, रियल रेफर्स टू द यूनिट्स वाला पार्ट. तो सर नॉमिनल जीडीपी डज नॉट केयर अबाउट इन्फ्लेशन, बट रियल जीडीपी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. वहां पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री चेक कर सकते हो. समझ आ गया? सो आपको नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एंड वाइसी वर्सा हो ही जाएगा. आइए, रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. अब देखो ये टर्म ज्यादा यूज करेगा, आपको एग्जाम में रियल जीडीपी नहीं बोलेगा, आपको क्या बोलेगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेटे बेटे. लेकिन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर का ही प्राइस का बेसिस पे इस ईयर का भी जीडीपी बताओ. डोंट लेट द प्राइस चेंज. So that is a better figure. GDP at constant price will give me a much true picture of the economy. Constant price, प्राइस चेंज नहीं होने दे रहे, क्वांटिटी में गेम करो, उसको क्या बोलेंगे, रियल जीडीपी. क्या दिया हुआ है, माइनस, माइनस दिया हुआ है मतलब दिया हुआ है, माइनस नहीं है ठीक है, मतलब है ये इसका. जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी कांस्टेंट प्राइस का मतलब है जीडीपी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ बेस ईयर. बेस ईयर मतलब जिस ईयर को हम लोग रेफर करें. फॉर एग्जांपल 2022 का परफॉर्मेंस 2023 से कंपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर का ही प्राइसेस पे बताओ जीडीपी कितना. तो आप बोले सेम ही आ रहा है फिर तो आप बोलेंगे क्वांटिटी तो सेम था. समझे? और एट करेंट प्राइस मतलब नॉमिनल जीडीपी. देख लो, जीडीपी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेम ईयर प्राइस, मतलब जिस साल का जीडीपी निकाल रहे उसी साल का प्राइस. समझे? तो ये तो नॉर्मल हो गया, ऊपर वाला स्पेशल हो गया. तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट सर? हाउ डू वी कैलकुलेट नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस? ठीक है, देखो यहां दिया हुआ है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, मतलब ये डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. अभी करंट प्राइस इंडेक्स क्या है? गवर्नमेंट ये प्राइस इंडेक्स रिलीज करता है हर साल और बोल देगा कि भैया इस साल का प्राइस इंडेक्स कितना, 105. तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब आप एक चीज को समझो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. लास्ट ईयर मेरी कमाई हुई, सपोज इस साल लास्ट ईयर मेरी कमाई हुई लेट्स से 6 लाख. ठीक है, और इस साल कमाई कितनी हुई पता है, 6,30,000. हमें क्या लग रहा है, अच्छा खासा इंक्रीज हो गया. गवर्नमेंट ने बोला ये दोनों क्या है, दिस इज द, देखो ध्यान से समझना, दिस 6 लाख, व्हाट इज दिस 6 लाख, बोलो बोलो. 2022 का और ये 2023 का. ठीक है, 2022 का ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी, ये भी क्या है, नॉमिनल जीडीपी. तो अब मेरे को बोल रहा है 2023 के हिसाब से आप रियल जीडीपी निकाल के दो, बेस्ड ऑन विच ईयर, 2022. तो हम लोग क्या करेंगे, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय इंडेक्स.
प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो सर हम लोग को गवर्नमेंट बोला 2023 का प्राइस इंडेक्स इज 105 और इसका इंडेक्स इज 100। 105 मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है 5% का इन्फ्लेशन हुआ है। पिछले साल 100 था तो इस साल कितना बोल रहा है 105। मतलब जो चीज पिछले साल 100 में मिलता था इस साल कितना में मिल रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ 5%। अब उसका इफेक्ट तुम इरोड ऑफ कर रहे हो, कैसे करोगे देख लो। तो लास्ट इस ईयर का जीडीपी कितना है 6,30,000 डिवाइडेड बाई तुम कितना कर दोगे 105 इंटू कितना करोगे 100। अगर आप 6,30,000 को 105 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट। तो अब आप बताओ रियल जीडीपी के हिसाब से इस साल की कमाई भी तो सेम है, तो कुछ इंप्रूव हुआ, समझ आ गया। लेकिन ये करने के बाद भी अगर मैं इसको अब 6,50,000 कर दूं, अगर मैं इसको 6,50,000 कर दूं, अगर मैं इसको 6,50,000 कर दूं, तब आंसर अलग आ जाएगा। 6,50,000 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है मेरा अप्रोक्सीमेटली 619,047। तो लास्ट ईयर कमाई कितनी हुई थी 6 लाख। इस ईयर इवन आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ इंडेक्स मेरा कितना कमाई हो रहा है 6,19,000। तो इंप्रूवमेंट हुआ। अब कितना इंप्रूवमेंट हुआ माइनस करके देख लो 19,000। नहीं इतना पूछेगा नहीं, लेकिन 19,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ परफॉर्मेंस में। क्लियर है। तो ये होता है रियल जीडीपी। बोलो क्लियर है। फॉर्मूला लर्न कर ले। चलो बोलो। अगर मेरे को एट कांस्टेंट प्राइस निकालना है तो कौन सा बेटर है, कांस्टेंट प्राइस की करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस बेटर है। तो कांस्टेंट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100 चलेगा। तो ये प्राइस इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्लियर है। अच्छा कोई तुमको बोला बेटा करंट प्राइस निकाल के दो, या फिर बोलेगा करंट प्राइस इंडेक्स निकाल के दो, तो क्या करोगे तुम, कांस्टेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला के साथ तो आप गेम कर सकते हो ना, डिवाइडेड बाय 100 या इनटू 100। हाँ तो यू कैन बेसिकली बस कोई भी मिसिंग फिगर निकाल सकते हो। याद रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां साइड में लिख लो मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर मोर ट्रस्टेबल ये लिख लो। मतलब ये फिगर को हम लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, हर गवर्नमेंट इस फिगर से ज्यादा रिश्ता रखना चाहता है। देखना पड़ेगा कौन सा न्यूज चैनल में क्या दिखा रहा है, नॉमिनल जीडीपी दिखा रहा है कि रियल जीडीपी दिखा रहा है। हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा जीडीपी डिफ्लेटर बस याद रखना यही यही फॉर्मूला अभी जो मैंने पढ़ाया, आपने क्या किया बस इसको यहां भेज दिया, इसको यहां ले आया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास आ गया जीडीपी डिफ्लेटर। मतलब बेसिकली ये प्राइस इंडेक्स का ही नाम क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा नाम। ठीक है। अब यहां तक आप रिवाइज करके आएंगे अगले क्लास में तो आपको याद रहेगा। अभी फिलहाल मैं और एक दो क्वेश्चन देना चाहता हूं जस्ट टू क्लैरिफाई मोर मेथड्स। चलो लिखो 32 कर लेते हैं, पहले भी किया हुआ है तो मेरे ख्याल से इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। शुरू किया जाए। दोनों मेथड से निकालो, इनकम और एक्सपेंडिचर। मैच करा दो यार, आज मैच करा दो तुम नेशनल इनकम दोनों से एक साथ, तो फिर आज छुट्टी नहीं, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर और एग्जाम, और ऐसे ही चलता रहेगा।
भाई आंसर दे दे यार। चेक कर लेते हैं भाई, आंसर आया, देर है अंधेर नहीं। 670 करेक्ट है। अब्बास। चलो भाई, आज के लिए यहीं छोड़ दे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे अगले क्लास में।